हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो औपचारिक रूप से सेकंड लेक्चर इसका होगा यूपी पीजीटी का। और यूपी पीजीटी के जो सेकंड लेक्चर में आप देख रहे हैं टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि समाज शास्त्र का क्षेत्र। ठीक है, समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है और विषय वस्तु उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है, दोनों को अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसके नेचर पर भी स्टडी करेंगे, प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो तीनों आज चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपी पीजीटी का आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके देख लीजिए छात्रों, तो वहां से मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको हमेशा मिलते हैं। प्रकृति को लेकर के कुछ क्वेश्चन आता है, वहां आप लोग कंफ्यूज होते हैं। विषय वस्तु को लेकर के क्वेश्चन आता है जो कि फैक्चुअल लोगों ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं, वहां से भी लोग गलत करते हैं। और विषय क्षेत्र में कुछ संप्रदाय बने हुए हैं और कौन किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है इस पे भी क्वेश्चन आता है, वहां भी दिक्कत करते हैं। तो देखिए, जो विषय वस्तु को लेकर के डिसाइड किया गया है तो उसमें सबसे पहले जो नाम है वो दुर्खीम का है। ठीक है, तो आपका आता है कि दुर्खीम ने कितने भागों में विभक्त किया या ये डिवीजन किसका है। तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सामाजिक आकार शास्त्र या सामाजिक शरीर शास्त्र या सामान्य समाज शास्त्र में डिवीजन किसने किया। तो वो कहते हैं सामाजिक आकार शास्त्र। सामाजिक रूप से अगर आकार में देखें तो जो जनसंख्या है, घनत्व है, उसका वितरण है, इससे संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहाँ पे कौन सी जनसंख्या है और उसका क्या घनत्व है, कैसी लाइफ स्टाइल है, क्या क्या कौन सी चीजें हैं, तो ये आकार शास्त्र को लेकर के। तो आपको जो लर्न करके सीधा रखना है, मैंने बताया था कि ये वन लाइनर फैक्चुअल टाइप के डेटा है आपके पास में, सीधा रट्टा मारिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको मैं टेस्ट में भी यही क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। तो सामाजिक आकार शास्त्र यानी जनसंख्या घनत्व वितरण। सामाजिक शरीर शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें यानी कि सामाजिक जो शरीर शास्त्र यानी समाज के कौन कौन से, तो उसमें कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के संस्थाएं जैसे धर्म, ज्ञान, परिवार, कानून, ये सब जो समाज शास्त्रीय संस्थाएं, इनका जो है अध्ययन किया जाता है। और सामान्य समाज शास्त्र के अंतर्गत दार्शनिक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे हम सामाजिक नियम। तो दार्शनिक का मतलब ये होता है कि जो नैतिक कानून है, नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है, नैतिक घनत्व की बात करते हैं, इनका सबका अध्ययन किया जाता है। यानी कि नॉर्म्स होते हैं, प्रतिमान है, मूल्य है, इनका सबका अध्ययन सामान्य समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, दुर्खीम ये भी है कि समन्वयात्मक है। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। दुर्खीम का ये मानना है। तो इस पे कोई क्वेश्चन, जितनी बात मैंने बताया, अगर इतना माइंड सेटअप है छात्रों, इससे बाहर की चीजें नहीं। कभी कभी ऐसा भी कई लोग दिमाग लगाते हैं, सर बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स करके पढ़ना है। पीजीटी का जैसा पूछा जाता वैसे। देखिए, प्रश्न के नेचर पर डिपेंड। आप एनटीए नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो डिफरेंट है, वो आपको डिटेल्ड और काफी बड़े लेवल पे पढ़ना रहता है। पीजीटी का जैसा है वैसे ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहाँ पर स्कोर बहुत ज्यादा आता है। आप वहीं हायर, आप एनटीए नेट का देखिए, जो जाती है मेरिट, वहाँ 60% के आसपास में जाती है, लेकिन इसकी मेरिट आप देखिए तो 90% के आसपास में, 85-90% जा रही। इसका मतलब उस छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आप क्लियर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रकृति को समझते हुए कर रहे हैं। जिन्स वर्ग का, अब आपने दुर्खीम का तो एकदम कि आकार शास्त्र, शरीर शास्त्र, सामान्य शास्त्र, ठीक है, तो आकार शास्त्र, शरीर शास्त्र, सामान्य शास्त्र रट गया आपका दुर्खीम। दूसरे नंबर पे देखो जिन्स वर्ग का आ गया। जिन्स वर्ग कहते हैं, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक आकार शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। तो जिन्स वर्ग थोड़ा सा देखेंगे तो आप इसमें देखिए तो 4 शब्द बड़े बड़े हैं ना, जी, यसा, बार, तो ऐसे 4 है। तो नियंत्रण, आकार, प्रक्रिया, व्याधिकी, 4 पार्ट में है। तो नियंत्रण, आकार, प्रक्रिया, नियंत्रण की बात करते हैं, कैसे कौन सी वो चीजें हैं जो नियंत्रण करती हैं, मतलब समाज में होल्ड आउट करती हैं। भाई धर्म है, नीति है, प्रथा है, कानून, ये सब नियंत्रण करने का काम करती हैं। आकार साथ में जनसंख्या का कैसा गुण है, कैसी जनसंख्या रह रही है, ठीक है, उसके आकार से संबंधित, जैसा ऊपर डरखाइम ने भी बताया हुआ। और प्रक्रियाओं में सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, ऐसे ही इसी तरीके से प्रतिस्पर्धा इत्यादि, मतलब जो जो भी सामाजिक प्रक्रिया है उनका अध्ययन। और सामाजिक व्याधिकीय, इनका भी अध्ययन ये करते हैं, जैसे अपराध हो गया, आत्महत्या हो गया, भ्रष्टाचार। अब लोगों से गलती क्या हो जाती कि सामाजिक व्याधिकीय के अंतर्गत अपराध, आत्महत्या और भ्रष्टाचार का को समाज के समाजशास्त्र के स्कोप के रूप में किसने वर्गीकृत किया। अब आप देखिए कि सामाजिक व्याधिकीय शब्द आया, उसी में अपराध, आत्महत्या है, इसको देखते ही लोगों को दुर्खीम याद आ जाएंगे, वही गलत हो जाता है। जबकि सामाजिक व्याधिकीय का जो डिवीजन किया है वो जेम्स बर्ग ने किया। अब आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली बताने की कोशिश भी करता हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन गलत करवाया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में होता क्या, आता सब है आपको, बस आप कंफ्यूज होकर के गलत कर देते कुछ चीजों को देख करके। नेक्स्ट देखिए,
सोरोकिन का वर्गीकरण, तो जो हमारे टेस्ट पेपर लगेंगे उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को मैं लगाता हूं छात्रों, तो आप उनको प्रैक्टिस कर करके, हर वीक में टेस्ट होता रहेगा और आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को एकदम बिल्कुल अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि अभी तक तो हम नोट्स नहीं अवेलेबल कराते थे, नोट्स लिखा रहता था, आपको देख देख करके लिखना होता था, लेकिन अब हम फर्स्ट टाइम नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी सपोज करिए कि केवल पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नोट खुद लिखना चाहिए, लेकिन वे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उनको मैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज देता हूँ, वहां से आप लोग इसको ले लीजिएगा। और उसके बाद में फिर पेपर भी उसी में होता रहता है। ठीक है, तो पेपर यानी कि नोट्स और पेपर दोनों, और क्लासेज आपको यहाँ पर जो भी चीजें रटने और इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, तो आप इनको समझिए, और जो बातें रहती भी हैं उनको हमारे साथ में इनबॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स आपके दिया गया है उसमें लिख करके पूछ भी सकते हैं कि सर इसका ये है तो ऐसे कैसे, या कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो जब सभी लोग, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए गए हैं, वहां अपना डिस्कशन करिए, सभी विद्वान व्यक्ति उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, तो सब लोग डिस्कस करिए, तो उससे क्या होगा, एक छोटा सा, और केवल सुपर 30 बैच बनाया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये कि सुपर 30 लोग रहे, ताकि जो पूरी पावर लगा करके पढ़े हमारे साथ में। ठीक है, ताकि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। देखिए, लगभग मान के चलिए कि लगभग 67-68 सीटें हैं। ठीक है, हम उसको राउंड फिगर में 70 मान लेते हैं, 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, 7×21 यानी 200 लोगों, 200 प्लस, यानी वैसे 210 हुआ, लगभग 200 प्लस लोगों को बुलाया जाना है छात्रों। ठीक है, इंटरव्यू में। अब इस 200 में आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको डिसाइड कैसे होगा, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चीज रटना पड़ेगा हमारे साथ में, और टेस्ट में बिना प्रैक्टिस, जो चारों आपको मैंने बताया हुआ था कि क्लासेस, देन नोट्स, देन रिवीजन, देन मॉक टेस्ट, ये चारों प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। जब तक आप चारों प्रक्रिया नहीं पूरा करेंगे तब तक फिर वो वही प्रश्न चिन्ह हमेशा 1-2 नंबर से लगा रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह से बचने के लिए उपाय मैं बता दिया रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप माने न माने, खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, कल अपने घर जाएंगे। सोरोकिन की यहाँ पुस्तक लिखी हुई है छात्रों, वो जारी की कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, पुस्तकों को लेकर के 7-8 पुस्तकें ये पूछा जाता है पीजीटी सोशियोलॉजी में, तो आप कम से कम 10 पुस्तकें आ जाती है, तो आप ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, सोरोकिन की पुस्तक। और सोरोकिन ने 3 भागों में डिवाइड किया। एक कहते हैं कि सामाजिक जो घटनाएं हैं इनकी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं सोरोकिन भी महोदय क्या कहते हैं, समाजशास्त्र को सामान्य मानते हैं, सामान्य विज्ञान मानते हैं, तो कहते हैं कि जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उसकी स्पेशल नहीं, लेकिन जो भी सामान्य और कॉमन विशेषता है उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ में सामाजिक और असामाजिक घटनाओं के संबंधों का अध्ययन, तो जो सामाजिक घटनाएं हैं और जो असामाजिक घटनाएं, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इनका भी अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ में समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन, तो आप देख रहे होंगे यहाँ संबंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोरोकिन महोदय सामान्य विशेषता सामाजिक घटनाओं की और संबंधों की, विभिन्न वर्गों के मध्य में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन, इसको रखते हैं ये अपने सब्जेक्ट स्कोप के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल मैनहीम, तो कार्ल मैनहीम महोदय का वर्गीकरण देखा जाए तो वो कहते हैं कि व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र में, सबसे पहले वो कहते हैं कि एक व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र है, और एक आपका जो समाजशास्त्र है वो हिस्टोरिकल है, यानी ऐतिहासिक। ऐतिहासिक समाजशास्त्र का मतलब ये हो गया कि जैसे जो कह लीजिए कि एक सामाजिक मानव शास्त्र को, ऐतिहासिक समाजशास्त्र का मतलब हो गया जो सामाजिक मानव शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है वो, और साथ में व्यवस्थित और सामान्य जो समाज, वर्तमान जो समाज का अध्ययन करता हूँ। अगर आप यहीं पर अगर कॉम्टे का देखिए तो उनकी डेफिनेशन में ही निकल करके सामने आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता का विज्ञान है। ठीक है, तो स्थिरता के अंतर्गत वो किस चीज का अध्ययन करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्थिरता, जो चीजें स्थिर रूप में, यानी कि जो सामाजिक, जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे नियम है, कानून है, या जो जनसंख्या वाला पार्ट है, ठीक है, या जो संस्थाएं हैं, खास तौर से धर्म है, ये है हो गया, परिवार हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे तो इनके मध्य में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो मतलब संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं छात्रों। ठीक है, जैसे धर्म बहुत दिनों से बना, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है। सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत वो कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सोशल मूवमेंट हो, सामाजिक प्रगति हो, इसीलिए वो व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो इसके अंतर्गत व्यवस्था शब्द को देखते हैं और इसके अंतर्गत प्रगति, और ये जो स्टैटिक और डायनेमिक वर्ड है इन्होंने फिजिक्स से लिया हुआ था, इतनी बातें
तो कहते हैं। आगे चल करके जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कैसे कौन सी चीजें हुई, तो पूरा अगस्त कॉन्ट को, और जो 5 पायनियर थिंकर हैं वही आपके सोशियोलॉजी में ज्यादातर पूछे आ रहे हैं पीजीटी के अंदर, उनको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे सब बताएंगे। अभी आप एकदम सीधा टू दी पॉइंट, क्योंकि जैसा सिलेबस मैंने पूरे सिलेबस को क्लासिफाइड किया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ये आपको मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज है यहाँ पर, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर क्या वर्गीकरण कहते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना, वो मुख्य रूप से सामाजिक संरचना को महत्व देते हैं। आपने देखा होगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर टर्म है, सामाजिक संरचना शब्द है, इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया था। किससे प्रभावित थे? डार्विन से प्रभावित थे। उनको डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पीजीटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संरचना में जैसे परिवार है, राजनीतिक संगठन है, औद्योगिक संरचनाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, इनका सबका अध्ययन किया जाता है, यानी स्ट्रक्चरल वे में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये स्पेंसर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप देखिए जॉर्ज सीमेल महोदय का देखिए, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक है। ये कहते हैं सोशल प्रोसेस, जितनी भी हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, हम उन्हीं के अध्ययन पर, ये विशेष विज्ञान है, सब चीज का अध्ययन नहीं करता। ये क्या है? जो सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस है, उन्हीं का अध्ययन करते। एक अन्य स्थान पर उन्होंने 3 रूप में क्लासिफाइड किया, एक सामान्य, दूसरा दार्शनिक और तीसरा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। 3 पार्ट, एक सामान्य समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। ये 3 पार्ट में अगर कभी पूछा जाए, आप लोग स्वरूपात्मक का नाम तो जॉर्ज सीमेल के साथ में तुरंत जानते हैं, लेकिन सामान्य और दार्शनिक ये दोनों पार्ट भी इन्होंने ही क्लासिफाइड किया हुआ था, इसलिए इसको लर्न करके रखिएगा। अगला इसमें देखिए र्यूटर हार्ट क्या कहते हैं, जैसे अगला कॉन्सेप्ट है र्यूटर हार्ट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, 3 क्या 4 पार्ट में, इनके 3 पार्ट में ही है। एक सामाजिक विरासत छात्रों, ठीक है, दूसरा व्यक्तित्व और सामाजिक प्रक्रियाओं, यानी समाजशास्त्र का जो स्कोप है वो जितनी सामाजिक प्रक्रियाएं उनका अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है वो भी समाज का भाग है, क्योंकि एक तो व्यक्ति जो कुछ भी, यानी व्यक्ति का जो शारीरिक है और जो समाज से प्राप्त होता है, दोनों मिला करके व्यक्तित्व का निर्माण होता है छात्रों, ठीक है, यानी बिना इंटरेक्शन के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। और जो कुछ भी हमने सामाजिक में विरासत में प्राप्त किया, यानी हम जो कुछ भी कल्चर के रूप में अपने जो है समाज से प्राप्त किए, तो ये र्यूटर हार्ट विरासत, व्यक्तित्व और प्रक्रियाओं की बात करता है। लर्न करके रखिए, र्यूटर हार्ट विरासत, व्यक्तित्व प्रक्रियाओं की बात करता है। आप ऐसे 2-3 बार बोल लिया करिए। देखो छात्रों, ये सब मैं रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, पीजीटी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कम, आपको लर्निंग ज्यादा करना, इसलिए मैं लर्निंग पर यहाँ पर फोकस आपको ज्यादा। किंग्सले डेविस में देखिए, तो किंग्सले डेविस का वर्गीकरण क्या क्या, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखे हुए थे, बहुत बार, बहुत फेमस है, कई बार आई भी। तो ये किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक संरचना हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, व्यक्तित्व और उसका समाज हो गया, और सामाजिक परिवर्तन, इस इन सब क्षेत्रों को यानी सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो भी चीजें जो समाज रचित किया हुआ है, यानी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब इनका अध्ययन। जो भी सामाजिक कार्य है, व्यक्तिगत कार्य से नहीं मतलब है, जो भी सोशल वर्क होते हैं, यानी सोशल एक्शन, सामाजिक कार्य की बात करें, साथ ही साथ में सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो मेन है छात्रों, ठीक है, और उसी इंटरेक्शन के पश्चात व्यक्तित्व और समाज, ठीक है, व्यक्तित्व समाज को कैसे प्रभावित करता है, कैसे लोग पैथोलॉजिकल हो जाते हैं, एनोमी की स्थिति कैसे बनती है, इनका अध्ययन करना है, और साथ ही साथ में सामाजिक परिवर्तन। तो ये स्कोप की बात जो किया है किंग्सले डेविस महोदय ने किया, तो अच्छा डिवीजन किया है, काफी बड़ा स्कोप हो जाता है इसका। वहीं पर अगर अलेक्स एंकल्स महोदय का देखिए, ठीक है, एक पुस्तक लिखा हुआ था उन्होंने, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है छात्रों, तो अलेक्स एंकल्स एक पुस्तक लिखे थे, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये कई बार पूछा गया कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है, तो व्हाट इज सोशियोलॉजी ये पुस्तक किसकी है, अलेक्स एंकल्स महोदय की है। और इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवाश्रित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, ये 3 समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र बताए हैं। ऐतिहासिक, जिसमें हिस्टोरिकल, जो पायनियर, जो पूर्व काल के समाजशास्त्री, उनका, अनुभवात्रित, जो वर्तमान में चल रहा, और विश्लेषणात्मक, दोनों को एक साथ में लेकर के चलने की क्षमता रखता हो, ठीक है। वहीं पर फर्नांडिस टानीज, एफ टानीज की बात करें, तो एफ टानीज ने क्या किया कि प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो शुद्ध और सैद्धांतिक समाजशास्त्र, यानी प्योर सोशियोलॉजी, और दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात, ये कई बार पूछा गया, और तीसरा अनुभव, इंपीरिकल सोशियोलॉजी। तो शुद्ध यानी कि प्योर हो गया, और उसके बाद में अप्लाइड,
तो प्योर सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी और एम्पिरिकल अनुभवपरक, ये तीनों का जो डिवीजन किया है एफ टानीज महोदय ने। अब एक यहाँ पर कंफ्यूजन आता है छात्रों की, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एफ टानीज और एल एफ वार्ड, इनका भी शुद्ध समाजशास्त्र, यहाँ शुद्ध सैद्धांतिक लिखा है, इनका यहाँ केवल शुद्ध लिखा प्योर सोशियोलॉजी और यहाँ पर व्यवहारिक समाजशास्त्र। तो एक चीज कि अगर ये 3 पार्ट में आएगा तो एफ टानीज, और केवल 2 पार्ट में आएगा तो वार्ड, और वार्ड ने यही पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है। तो शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की अगर पुस्तकों की बात की जाए कि प्योर सोशियोलॉजी किसने लिखा तो वार्ड, व्यवहारिक समाजशास्त्र अप्लाइड सोशियोलॉजी किसने लिखा, ये पुस्तक किसने लिखी, वार्ड। लेकिन इसका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो आपको शुद्ध सैद्धांतिक समाजशास्त्र या व्यवहारिक समाजशास्त्र या टानीज का आएगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करके रखना है, मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। ये उसी प्रकार से है जैसे आता नहीं कि समाजशास्त्र को क्राफ्ट माना है, या समाजशास्त्र को अवैध, जब एक आता है कि समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान, तो उसमें जेएस मिल का भी नाम आता है, वीर स्ट्रीट का भी आता है। लेकिन पीजीटी ने वीर स्ट्रीट को माना पहले नंबर पे। अगर वीर स्ट्रीट और जेएस मिल दोनों दिए रहे तो आपको वीर स्ट्रीट पहले लगाना है, बाद में सेकंड नंबर पर जो है आपको लगाना है जेएस मिल का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने, सोशियोलॉजी में एक चीज है, एक ही चीज कई लोग बोले हैं, लेकिन पहले किसने बोला बाद में किसने, तो पहले किसने बोल दिया यहाँ पर टानीज, बाद में किसने बोला वार्ड, बस आपको यही लर्न करके रखना है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ केरन्स ने क्या वर्गीकरण किया हुआ, तो लास्ट में देखें इन्होंने इसको 6 पार्ट में, तो केरन्स महोदय ने 6 पार्ट में, वो कहते हैं मानवीय क्रियाएं जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, उनको देखेंगे, सामाजिक संगठन को देखेंगे, सामाजिक संस्थाएं देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं, ठीक है, जो रूल्स हैं नियम्स हैं, ठीक है, जो सामाजिक नियम होते हैं प्रतिमान, उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें मूल्यों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से केरन्स वाले में देखा जाए तो मानवीय क्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं। तो आपको जो लर्न करने का तरीका इसमें कि सामाजिक संहिताएं टर्म का किसी ने, ठीक है, इस जो संहिता है इसका टर्म किसी ने यूज नहीं किया था, ये किसने किया हुआ, केरन्स महोदय ने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट यहाँ पर हो रहा है। अगले वाले पर देखेंगे कि अब हम लोग देखिए एक अभी शब्द एक आ रहा है, पहला एक टर्म यहाँ पर है कि विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब होता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु की सीमा छात्रों, अर्थात हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ तक, मतलब जो है ये समाजशास्त्र का अध्ययन करते समय किन किन विषय वस्तु को हम टच कर सकते हैं, कहाँ तक इसकी सीमा विस्तृत हो सकती है, वो आपका हो जाता है कह लीजिए कि विषय क्षेत्र। और एक होता है कि विषय वस्तु। तो विषय वस्तु का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर इसका अध्ययन, जैसे आपने देखा कि ये सब विषय वस्तु के रूप में डायरेक्ट लिख करके रखा गया कि ये विषय वस्तु है, इसका अध्ययन हमको करना है। और विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि हम कहाँ तक उसको विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र का मतलब हो गया, स्कोप हो गया, कहाँ तक विस्तृत है। तो इसमें आप देखेंगे क्षेत्र में, तो इनको हम विशेष रूप से 5 संप्रदायों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। 5 संप्रदाय। एक तो यांत्रिक संप्रदाय। यांत्रिक का मतलब ये हो गया कि जो बिल्कुल मैकेनिकल मानता है, जैसे अगर आप लोग देखें समाजशास्त्र का जब उद्भव हुआ तो अगस्त कॉम्टे महोदय वो खुद ही वो फिजिक्स से, यानी उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दिया, सामाजिक भौतिकी नाम दी। तो उसमें अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि यांत्रिक है, बिल्कुल साइंटिफिक बना हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल, तो जो लोग यंत्र यानी भौतिक रसायन इन सब चीजों से प्रभावित है वो यांत्रिक संप्रदाय से संबंधित हो जाते हैं, जैसे हॉब्स है, बेगल है, जॉर्ज बर्कले हैं, ठीक है, डेक्स्टर्स हैं, ये सब जो लोग हो गए वो आपके यांत्रिक। तो इसमें आप 3 नाम जरूर याद रखिए, हॉब्स, बेगल और बर्कले, ठीक है। दूसरी चीज है भौगोलिक संप्रदाय से कौन कौन से संबंधित है कि भूगोल से जुड़ा हुआ, यानी जियोग्राफिकल, जैसी जियोग्राफी होती है वहां पर उसी प्रकार के समाज का डेवलपमेंट होता है, यानी उसका प्रभाव रहता है। तो उसमें हंटिंगटन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, ये तीनों नाम बहुत ज्यादा बार आए हुए कि कौन। आपको क्वेश्चन जो लर्न करके रखना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना केवल याद लगे निम्न में से कौन सा यांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, या कौन यांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है, कौन सा भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है या है। तो है कौन है, हंटिंगटन है, मॉन्टेस्क्यू है, बकल है, लिपले और रेडजेल, ठीक है। तो लिपले महोदय का भी नाम याद रखिए, लिपले और रेडजेल। तो ये पांचों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट भौगोलिक वाला है, कई बार पूछा जाता है, यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है भाई, जो पूछा जाता है वो आना चाहिए। बहुत कुछ आपको आता है, मतलब कह लीजिए ना कि विद्वान आप बहुत है, लेकिन अब यहाँ आप एक चीज जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 2 चीजें, एक होता है विद्वान छात्रों, ठीक है, और एक होता है बुद्धिमान, ठीक है।
तो आप एक चीज जानिए कि जब आप लेक्चरर हो जाएंगे और बार बार पढ़ाएंगे, बहुत दिनों तक पढ़ाएंगे, जैसे बड़े बड़े जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब विद्वान है। कारण है कि एक ही चीज को हजारों बार और हजारों पुस्तकों में पढ़ चुके तो विद्वान बन गए। लेकिन यहाँ सिलेक्शन पाने के लिए क्या करना है, बुद्धिमान बनना है। तो आपको क्या करना है, सीधा जो आ रहा है वही रट मार करके जाइए और लगा करके खट से सही करिए, मेरिट में बनिए। और बाकी जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, तमाम किताबें और सब कुछ करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप विद्वान बन जाएंगे। तो ये यहाँ गड़बड़ी नहीं, मतलब आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास भी पढ़ रहे हैं, अपने घर पे भी पढ़ रहे हैं, अब बैठे पढ़ने, नोट बनाने बैठे, अब पता लगा उसको इतना करने लगे, इतनी किताबें छान मारे, उस चक्कर में आप विद्वता के चक्कर में आप बुद्धिमान नहीं बन पाए। लेकिन आपको पूरा पता है कि आप एक बार नोट्स भी बना डालें, कोई मतलब नहीं। केवल 4 महीने का समय, 4 ही महीने का समय है आपके पास में, फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाना है, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला करके ये है, अगर आपके पास सेलेक्टेड मैटर है और ज्यादा से ज्यादा सही कर ले रहे हैं, तभी तो आपका बेनिफिट है। अदरवाइज तो फिर आप करते रहिए कलेक्शन मैटर का। इसीलिए मैं छात्रों ये सीधा सीधा कहता हूँ कि बुद्धिमान बन करके ज्यादा स्कोर करने का दिमाग लगाइए अभी। और उसमें क्या निचोड़ है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कितनी पुस्तकों में क्या क्या दिया गया है, किन किन पुस्तकों ने क्या माना, ये सब जो बवालबाजी है, ये सब आफ्टर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए जैव संप्रदाय को हम लोग समझ लेते हैं। जैविक संप्रदाय का मतलब हो गया कि जो सोशियोलॉजी सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि सोशियोलॉजी का जो संबंध है वो किस विषय से सबसे ज्यादा नजदीक है, तो छात्रों बायोलॉजी से मिलता जुलता। अगर आप अकाउंटिंग की हायरार्की में देखिए तो कहते नहीं है कि गणित है, खगोल शास्त्र है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी के बाद में सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, यानी समाजशास्त्र जो है सबसे ज्यादा। और उसी में जो जैव संप्रदाय है उसमें कौन मानता है, स्पेंसर, डार्विन का बुलडॉग है। और इसी तरीके से इसको जोड़ने का काम किसने किया हुआ है, सोरोकिन। तो सोरोकिन ये कहते हैं कि एक चक्र है, घड़ी के समान होता है, और ये सब जो है टाइम से इससे चलता रहता है। तो सोरोकिन, स्पेंसर ये जैव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। स्पेंसर का नाम तो तुरंत आप जान जाएंगे, लेकिन सोरोकिन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको आप इसको लर्न करके रखिएगा कि जैव संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कौन जुड़ा हुआ है, उसको सोरोकिन जोड़ेंगे। ठीक है, और अगला देखिए जीव सामाजिक या जननांगी संप्रदाय। तो जीव सामाजिक यानी कि जो कह लीजिए कि बायो सोशल है, या इसको हम डेमोग्राफिक, ठीक है, संप्रदाय में कहते हैं। तो इसमें माल्थस और सैंडलर का नाम आता है। तो कहते हैं माल्थस, जैसे माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत, अगर जनसंख्या वाला पार्ट आएगा तो उसमें सिंपली वो कहता नहीं कि जो खाद्य है, आज भी देख लीजिए भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है छात्रों, वो जनसंख्या एक्सप्लोजन। एक वैकेंसी निकल जाए, 1,000 आदमी फॉर्म डाल रहे हैं, तो सिंपली बात है कि सारी समस्याएं उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन क्यों वो कहता है कि जैसे जनसंख्या अगर देखा जाए तो वो ज्यामितीय फॉर्म में बढ़ती है। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, इस तरीके से बढ़ती। और वहीं पर जो आपका जनसंख्या है वो अंकगणितीय जो खाद्य सामग्री है वो अंकगणितीय सामग्री में बढ़ रही है, यानी 1 2 3 4 5। और वहां पर ज्यामितीय फॉर्म में, यानी कि जो आपका जनसंख्या है वो ज्यामितीय 2 2 4 8 10। ठीक है, यानी इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ जाए। तो दो चीजें आपको यहाँ पर लर्न करके रखना है माल्थस के सिद्धांत में। एक वही हमेशा पूछते हैं, एक ज्यामितीय फॉर्म, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक फॉर्म, और एक होता अंगगणितीय फॉर्म, ठीक है, अर्थमेटिक। तो अंक गणितीय, दोनों चीज लर्न करके, अंगगणित का मतलब होता है कि जैसे 1 2 3 4 होता है, ऐसे 1 2 3 4 5। और जब ज्यामितीय फॉर्म में जनसंख्या होती है, ज्यामितीय जैसे जनसंख्या जाते ज्यामितीय, तो यहाँ पर कैसे लर्न करना है, 1 से 2, 2 से फिर 4, 4 से 8 और 8 से 16। तो जब ये क्रम में बढ़ेगा, जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है और खाद्य सामग्री ऐसे क्रम में बढ़ रही है, हमेशा पूछा गया है। आप इतना रट कर, केवल इतना रटिए और कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस जितना आता है वो पता कि अंगगणितीय फॉर्म में कौन होता है, बीजगणितीय फॉर्म में कौन होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर यह है कि कितने वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, तो 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो आप इतना केवल है कि 25 वर्षों में जनसंख्या, माल्थस कहता है कि प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या जो है दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि फिर तब क्या जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं कि हाँ जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। तो वो दो चीज बताता है, जनसंख्या नियंत्रण की बात बताता है, माल्थस किसकी बात बताने लगता है, नियंत्रण की बात। और नियंत्रण के लिए वो दो चीज है, एक तो पॉजिटिव माध्यम बताता और एक पैथोलॉजिकल बताने का काम करता है, प्रिवेंटिव। वो कहता है पॉजिटिव वाला सही है, पॉजिटिव मतलब जो प्रकृति रोकती है उसी को वो सही मानता है। छात्रों थोड़ा सा ये क्लासिकल हो जाएगा,
अब ये प्रकृति के भरोसे बैठेंगे तब तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से वो कहता है बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, युद्ध आएगा, कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी और अपने आप लोग साफ हो जाएंगे, तो ये कहता है पॉजिटिव है, यानी ये नैसर्गिक रूप से अवरोध है, ठीक है, पॉजिटिव चेक एंड बैलेंस। और एक प्रिवेंटिव होता है कि जिसमें गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है, परिवार नियोजन के संसाधन। तो अब तो सरकार इसी को ही हम लोग इसी के भरोसे चलेंगे, ठीक है, इसके भरोसे नहीं बैठा, लेकिन वो इनको नकारात्मक मानता है। क्लियर है? इसी तरीके से छात्रों ये आगे मतलब इसमें सैंडलर है, तो सैंडलर तो सीधा सीधा आने के बाद में कहता कि जैसे ही रहन सहन का स्तर लोगों का बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जनसंख्या में कमी होती चली जाएगी। तो ये मतलब जो है जो जन्नांकीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ। उसके बाद में जो मेन आपका लोगों का आ जाता है, जो आपसे जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, वो समाजशास्त्रीय संप्रदाय है। और इसको दो प्रमुख भाग में डिवाइड किया जाता है। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो जनसंख्या जो समाजशास्त्र को एक फॉर्मल स्कूल मानता है, चूंकि जर्मनी के ज्यादातर वैज्ञानिक जो समाजशास्त्री है जर्मनी से संबंधित, इसीलिए कभी कभी स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय कहा जाता है। और दूसरा आपका समन्वयात्मक संप्रदाय है, जिसको हम सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। तो स्वरूपात्मक मतलब हो गया कि विशेष क्षेत्र का अध्ययन, ये विशेष विज्ञान मानता है। और समन्वयात्मक मतलब हो गया ये सामान्य गतिविधियों का अध्ययन करता है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है, तो जॉर्ज सीमेल है। और वहीं पर समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक कौन है, तो सोरोकिन है, पिट्रिम सोरोकिन। ठीक है, अब इसमें कौन आता है कि कौन सा स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं। तो देखिए स्वरूपात्मक में वीरकांत बार्नबी स्टानिज, कितना आसान है लर्न करना, वीरकांत बार्नबी स्टानिज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बूगल, रास, पर्क, बर्गेस। ठीक है, तो इतना नाम आपको लर्न करके रखना है। तो वीरकांत बार्निज, स्टानिज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बूगल, रास, पार्क और बर्गेस, इतने लोग जो है इसमें मेन आपका ये जो नाम आता है वीरकांत बार्निज टानिज, ये बहुत कंफ्यूज करते हो। कई बार देखा मैंने परीक्षा में ये पूछा है, एक तो सीधा सीधा जॉर्ज सीमेल वाला पूछ लेते हैं, और दूसरा वीरकांत बार्नबी स्टानिज, और एक नाम ये आपका मैक्स वेबर वाला रन करके। तो कुल मिला करके इसको आप इतना रट करके रखिए, ये आपको मिलना है। अब ये घबराने वाली बात, सर हम कैसे इतना याद करें? अरे भाई इतना लर्न करने से अगर नौकरी मिल रही है तो करिए लर्न, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, परीक्षा दीजिए, अभी टेस्ट होगा उसमें दीजिए, और इसको रट्टा मारिए, बस सीधी सी बात है। और दूसरी चीज वहीं पर सोरोकिन का देख लीजिए। तो अगर आप सोरोकिन में देखेंगे तो ये क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, और इसमें जो नाम और आ जाता है जो सामान्य विज्ञान मानते हैं, वो सोरोकिन, हाबाउस, हेज, ठीक है, प्रोफेसर हेज, और गिन्सबर्ग, वार्ड। ठीक है, तो वार्ड, हेज, गिन्सबर्ग, हाबाउस, दुर्कीम, सोरोकिन, ये सब हो गए समन्वयात्मक संप्रदाय। आप अपने नोट को केवल 2-3 बार अपना देखते रहिए, ठीक है, और जब भी परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन करके चले जाइए। परीक्षा आपकी आसान है। कई लोग घबरा जाते हैं कि सर हम कैसे लर्न कर पाएंगे। अरे लर्न करना ही नहीं है, करना इसलिए लर्न नहीं है क्योंकि वहां क्वेश्चन भी छात्रों ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी सामने होता है, सिर्फ आपको टिक मारना रहता है, ठीक है, कि यही वाला नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो कुछ नहीं लर्न करना, बस खाली आसान। अब हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति पर, कि समाजशास्त्र का नेचर वैज्ञानिक प्रकृति है, यानी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए ये जो हमारे पांचों थिंकर हैं, और 5 थिंकर में से 3 लोगों ने तो पूरी पावर लगा दिया, अगस्त कॉम्टे प्रतिष्ठित विज्ञान बनाना चाहते थे। वही काम आगे स्पेंसर आता है तो वो भी प्रतिष्ठित विज्ञान की एक रेपुटेटेड साइंस बन जाए, और उन्होंने साइंस से जोड़ने का काम, दुर्खीम ने मेथोडोलॉजी डेवलप की, मैक्स वेबर ने मेथड बताने का काम किया, और सोशल चेंज जैसी मुद्दे को बताने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म पर कार्ल मार्क्स ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया। तो क्या कारण है कि इसकी प्रकृति, समाजशास्त्र की जो नेचर है वो वैज्ञानिक के साइंटिफिक बेस से हम अध्ययन करते हैं। इसको रॉबर्ट बीरस्टीन महोदय ने कुछ अपने पंक्तियों के माध्यम से बताया। तो क्या क्या बनाया है उसको देख लेते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान। अब एक प्रश्न बन जाए कि क्या ये प्राकृतिक विज्ञान है? तो छात्रों प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब जो होते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन ये सामाजिक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जो हमारा सोशियोलॉजी है वो सामाजिक विज्ञान में, तो ये क्लियर हो गया। वहीं पर निरपेक्ष विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, एक होता है आदर्शात्मक विज्ञान और एक होता है निरपेक्ष। यानी निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि क्या ये सापेक्ष विज्ञान है? सापेक्ष मतलब क्या होता है कि आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक है? नहीं, आइडियलिस्टिक नहीं है। क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है छात्रों। आदर्शात्मक मतलब होगा हमें ऐसा रहना चाहिए, समाज में ऐसे करना चाहिए, ऐसे ना। ये क्या है? निरपेक्ष मतलब ये हो गया कि एक न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल साइंस है ये आइडियलिस्टिक नहीं है। न्यूट्रल का मतलब हो गया
क्या है का अध्ययन करता है, समाज में क्या है। जैसे कोई मान लीजिए कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या कैसी होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, नहीं, जो है तो निरपेक्ष विज्ञान अर्थात है का अध्ययन करता है, चाहिए का अध्ययन नहीं करता। तो क्लियर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता, मतलब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है छात्रों। इसलिए दूसरी चीज है विशुद्ध विज्ञान है। अब आप देखिए कि ये प्योर साइंस है ना कि व्यवहारिक। जैसे इस चीज को लेकर के कई जो विद्यार्थी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली वो सोचते हैं कि भाई समाजशास्त्र व्यवहारिक बात है। ये व्यवहारिक नहीं है छात्रों, ठीक है। समाजशास्त्र पूरा का पूरा सैद्धांतिक थ्योरेटिकल बेस पर काम करता है, थ्योरी पर, यानी कारण और कार्य संबंध के आधार पर व्याख्या होती है समाजशास्त्र के अंदर में। अर्थात किसी भी सामाजिक घटना के पीछे ये नहीं कारण माना जाता कि ऐसे ही घटना घटित हो गई, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता, और वो कारण सामाजिक तथ्य के रूप में होते हैं, और वो सामाजिक तथ्य दूसरे सामाजिक तथ्यों के रूप में ही कथन कारण के हिसाब से जोड़ा जाता है। इसीलिए इसको विशुद्ध विज्ञान कहते हैं, ठीक है, विशुद्ध विज्ञान कहते हैं, कभी कभी सैद्धांतिक विज्ञान कहते हैं इसको, ठीक है। तो विशुद्ध विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान है, ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, व्यवहार वाला नहीं है कि हाँ जैसे नहीं तैसे, इस तरीके से। दूसरी चीज है कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अमूर्त विज्ञान है। छात्रों, अमूर्त विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्यों, ये दिखता नहीं है क्या, मतलब जो है जैसे बहुत सारे साइंस है वो मूर्त है, वो दिखते हैं सामने, लेकिन ये दिखता है, जैसे फिजिक्स की बात करें तो वहां पर दिख रही है, कोई भी वस्तु बनी हुई है तो वो दिख रही है। केमिस्ट्री की बात करें वहां सामने, बायोलॉजी में जीव है तो दिख रहा है, उसके अंग प्रत्यंग सब दिख रहे हैं उनको, लेकिन ये क्या चीज है, ये दिखता नहीं। कैसे, जैसे हम बैठे हैं आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम आपको देख रहे हैं, नहीं भाई देख नहीं, ये जो बॉडी दिख रही है तो ये तो देखा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह लीजिए कि जूलॉजी का पार्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल में जो हम अपने तरीके से आपको बाइंड करके बैठे हैं, और आपका मन कर रहा है कि मैं सब थोड़ा आराम कर लूं, और फिर भी आराम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, आपको दबाव महसूस हो रहा है, एक अपने आप को बंधे हुए हैं, अभी एक टेस्ट होगा, टेस्ट में नंबर कम आ जाएगा तो आप कॉपी नहीं भेजेंगे, अब सर कैसे भेजे कॉपी, इतना नंबर कम आ गया, हम तो पढ़ ही नहीं पाए। तो ये जो दबाव महसूस करते हैं, ठीक है, यानी कि जो सामाजिक संबंध होते हैं हमारे और आपके मध्य में, जो सोशल रिलेशंस है, गुरु शिष्य माता पिता, इनके सबके मध्य में जो रिलेशंस है, वो रिलेशन दिखते नहीं है मन मस्तिष्क के अंदर, इसीलिए, और इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है छात्रों, इसीलिए ये समाजशास्त्र क्या है, अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। तो क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज है कि समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, जनरलाइज, यानी हम कैसे किसी चीज से प्रभावित होते हैं। कोई स्पेशल केस में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई जाकर के कहीं पे आत्महत्या कर लिया, अब पूछा जाए आत्महत्या कैसी घटना है, तो सामान्य घटना है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कब होगा, जब बहुत सारे लोग उसी प्रकार की आत्महत्या करें। तो ये क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि ज्यादातर लोग किस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये व्यक्तिगत घटनाओं का, व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन नहीं करता, ये सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण। किसी ने विशेष ने कोई काम करके कुछ कर लिया ये नहीं माने रखता है, लेकिन ज्यादातर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं ज्वाइन किया, अपना पढ़ा लिखा पीजीटी में हो गया, हायर एजुकेशन में हो गया, ये नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा कि लोग गए, कोचिंग किए, पढ़े लिखे, तैयारी किए, और उसके बाद में 4-6 महीना पढ़े, उसके बाद में हो गए, ठीक है, कुछ तो ग्रेजुएशन पीजी 4-5 साल से तैयारी किए। तो ये क्या हुआ, जो सब लोग कर रहे होंगे, यानी जो समाज कर रहा होगा उस हिसाब से करने वाला समाज, ये जनरलाइज करने वाला विज्ञान है छात्रों, ठीक है, ये विशेषीकृत करने वाला विज्ञान नहीं है, सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान। दूसरी चीज युक्त युक्त, यानी युक्त युक्त और अनुभवा सिद्ध विज्ञान, अनुभव से इंपीरिकल स्टडी करता है, जो सबके अनुभव होते हैं उसके आधार पर इंपीरिकल स्टडी करने की बात। अब यहाँ पर प्रयोगात्मक और अनुभव सिद्ध में अंतर जानिए रहिए। इंपीरिकल का मतलब हो गया कि जो अनुभव प्राप्त होता समाज से, जो सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। अब जैसे अनुभव सिद्ध की बात आ जाती है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो व्यवहार की बात है, अनुभव मतलब व्यवहार ना, अनुभव का मतलब यहाँ पर जो हो जाता है इंपीरिकल। इंपीरिकल का मतलब आपने एक शब्द सुना होगा, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, क्या है, कार्य करने, विचार करने, इनके सबके जो कॉमन तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी कल लेक्चरर हो जाएंगे, तो लेक्चरर हो जाएंगे तो आप भी जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, तो जब हम जैसा पढ़ा रहे हैं ऐसे तो आप भी अपने विद्यार्थियों को समझा रहे होंगे, जैसा आप अपने विरासत में प्राप्त कर रहे हैं वैसा तो अपने विद्यार्थियों को समझा, अच्छा पढ़ के आए हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे भी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया हम सामाजिक तथ्य का, और सामाजिक तथ्य ये कहां से मिला, अनुभव सिद्ध के माध्यम से, इसीलिए युक्त युक्त यानी कॉजल एक्सप्लेनेशन होता है छात्रों, ठीक है, कारण कार्य के आधार पर
संबंधी, इसी को युक्त कहते हैं और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लर्न करके रखिएगा। और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है, ये भी आता है। ऐसे स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं विशेष विज्ञान है, लेकिन जनरली आप जाने रहिए कि हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन, यानी यहाँ किसी विशेष चीज का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जनरल सामान्य समाज में घटने वाली जो सामान्य घटनाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ आपत्तियां दर्ज की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र विज्ञान है, जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, वो विज्ञान है, साइंस है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विज्ञान कहने में बड़ी दिक्कत आती है, ये कला है। मिल महोदय ने कहा ये तो क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से चीजें यहाँ पर बनी हुई है। तो देखते हैं कि वो कौन से एविडेंसेज है विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, क्या एविडेंस मिलते हैं, कौन सी ऐसे कारक हैं जो कहते हैं कि नहीं विज्ञान के रूप में। उसमें देख लीजिए कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है। तो देखिए दो अध्ययन पद्धतियां प्रमुख रूप से, खास तौर से जब पहली बार जो दुर्खीम को समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर कहा जाता है छात्रों, तो उसने दो पद्धतियों का डेवलपमेंट किया हुआ था विशेष रूप से। एक तो पॉजिटिविज्म, ठीक है, प्रत्यक्षवाद, और दूसरा जो है उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता और प्रत्यक्षवाद। अब कई लोग सोच रहे होंगे प्रत्यक्षवादी तो कॉम्टे भी, तो देखिए जो उनकी थ्योरी थी, उनका जो प्रैक्टिस था उसमें प्रत्यक्षवाद था, लेकिन थ्योरी नहीं डेवलप कर पाए थे छात्रों। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्टे के कार्यों में प्रत्यक्षवाद दिखता है, वो प्रत्यक्षवादी थे, लेकिन जो प्रत्यक्षवाद का जो बाकायदे सोशियोलॉजिकल रूल उन्होंने बनाया और कहा कि नहीं होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, वो दुर्खीम महोदय ने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने दो चीजें बताई थी, एक पॉजिटिविज्म होना चाहिए और दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कारण कार के आधार, हम निरीक्षण परीक्षण और अवलोकन के आधार पर, और जब हम सामान्यीकरण करें तो वैज्ञानिक पद्धति यही तो होता है। दूसरी चीज है तथ्यों का संकलन और अवलोकन, भाई संकलन करें, अवलोकन करें, क्लासिफाइड करें और फिर वर्गीकृत करें, उसके बाद में फिर हम जनरलाइज करें, तो इसका मतलब ये भी साइंस में होता है। इसके जो सिद्धांत है सार्वभौमिक, जब भी कोई रूल बनाया जाता है या कोई भी समाजशास्त्र के अंदर में कोई नियम दिया जाता है, तो सामूहिक रूप से, यानी वो ऐसा कि जो सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली ट्रूथ हो, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज है इसके सिद्धांत प्रमाणिक हैं। आपने बहुत सारे सिद्धांतों को देखा होगा, जैसे आत्महत्या से संबंधित सिद्धांत तो प्रमाणिकता का प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज है कार्य कारण संबंध के आधार पर व्याख्या। सोशियोलॉजी के अंदर में जो भी एविडेंस दिए, मतलब जो भी तथ्य दिए प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके पीछे कारण कार्य संबंधों के आधार पर ही व्याख्या की जाती है, यानी कारकों के आधार पर, चरों के आधार पर ही उनकी व्याख्या की जाती है। कौन कौन से चर उनको प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसी आधार पर भविष्यवाणी करने की भी क्षमता है। जैसे कहा नहीं जाता कि गंदी बस्तियां बाल अपराधी को जन्म देती है। अब गंदी बस्ती और बाल अपराधी, अगर बाल अपराधियों की संख्या, गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब बाल अपराधी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से भविष्यवाणी करने की भी इसमें क्षमता है। दूसरी चीज है कुछ ऐसे भी कारण है कि जब समाजशास्त्र को विज्ञान बनने में आपत्ति दर्ज होती है, तो यानी वो कला के रूप में भाई, तो वो क्या आ जाता कि समाजशास्त्र के पास में कोई प्रयोगशाला नहीं है। ऐसा टिप्पणी करते हैं कि कोई, लेकिन वास्तव में छात्रों की वैसी ये इसकी प्रयोगशाला छोटी नहीं है, समाज ही प्रयोगशाला, बड़ी प्रयोगशाला है। इसको जो है हमें धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये प्रयोगशाला है। लेकिन लोग टिप्पणी कहते हैं कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है जहां पर स्टैटिकल फार्म हो। तो निश्चित रूप से ये बात तो सत्य है कि थोड़ी सी दिक्कत तो आती है कि प्रयोगशाला कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं, लेकिन ये बड़े लेवल पर है। तो दूसरी तटस्थता का अभाव। सामाजिक घटनाएं देखिए बहुत तेजी से परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं, जबकि अन्य जो नेचुरल साइंस है वहां पर तो एक ये टिप्पणी करते हैं कि तटस्थता का अभाव। दूसरी विषय सामग्री को नापने में कठिनाइयां होती हैं। बहुत लोग टिप्पणी करते हैं भाई नापने के लिए मेजरमेंट नहीं बना हुआ है, हम कहते हैं कि हमारे सामाजिक संबंध उनसे हैं, कितने हैं इस बात का पैसे। लेकिन अब धीरे धीरे करके पैमाना डेवलप हो रहा है, जैसे सामाजिक दूरी का पैमाना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना आता नहीं है कि बोगार्ट्स महोदय ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया, कई बार पूछा गया है। या समाज मित का पैमाना, जो सोशियोमेट्री है, समाज मित का पैमाना, जेएल मोरेनो, है ना, तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो अब धीरे धीरे करके, और दूसरी चीज कहते हैं कुछ लोग यथार्थ विज्ञान नहीं है। अरे भाई यथार्थ विज्ञान कैसे नहीं है, जब इन चीजों को ये डेवलप करने की जरूरत है। ये डेवलप करने की, कई लोग कहते हैं कि ये तो हवा में है, माइंड मस्तिष्क में होता है, लेकिन क्या है कि नहीं है। अगर आप सोचिए कि हम आप बैठे हुए हैं और आप अपने जगह बैठे हुए हैं, कैसे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आपको तैयार होकर के किसी टीचर के सामने जाना हुआ, तो क्या आप बिना प्रिपेयर्ड हुए चले जाएंगे? नहीं। तो किस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं? वही जब दबाव है, तो यानी सामाजिक संबंध होते हैं, बिना सामाजिक संबंधों के नहीं होता है।
और इसी तरीके से अगर आप इसमें देख लीजिए कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता, ठीक है, कि जो सोशल इवेंट्स हैं, ठीक है, हैपनिंग, ये काफी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनका अध्ययन तो किया ही नहीं। अरे कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐसे तो देखा जाए आज हमें जीव विज्ञान के अंदर हमें बहुत कुछ चीजें सरल हो गई हैं धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एक समय हुआ करता था कि ऑपरेशन तक नहीं, और आज तो मस्तिष्क मस्तिष्क चीजों का, हार्ट का, इनका सबका ऑपरेशन हो जा रहा है। इसका मतलब सामाजिक घटनाओं की जटिलता होने से ये विज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, बल्कि धीरे धीरे इसके विकास की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में समाज साथ में भविष्यवाणी कर पाने में असमर्थ है, नहीं, अब तो धीरे धीरे करके भविष्यवाणी भी कर रहा है। तो इस तरीके से इतनी टिप्पणियां इस पे की जाती हैं कि ये सब कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जान लें कि ये समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर अब धीरे धीरे कर करके और ये विकास हो रहा है, ठीक है। वैसे समाजशास्त्र का उद्भव देखा जाए छात्रों तो फ्रांस के अंदर में, यूरोप के अंदर में हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो अमेरिका के अंदर में हुआ, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है छात्रों। और चूंकि एनडीपीजी कॉलेज बभनान गोंडा में हमने ज्वाइन किया तो कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के अभी थोड़ी सी व्यस्तता भी है छात्रों। तो हो सकता है कि कल का अगर मैं कुछ अपरिहार्य कारणों से अगर मैं बाहर रहता हूँ तो कल का हो सकता है कि लेक्चर ना हो पाए, डिले। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर जो है वो परसों लेक्चर कर दिया जाएगा, और संडे को लेक्चर भी करके तब उसके बाद में शाम को टेस्ट बनेगा, ठीक है। थैंक यू छात्रों।